और आप देख रहे हैं हम लोग में आज चर्चा हम करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। आपको याद होगा चंद दिनों पहले स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री बनी तो उनकी डिग्री खंगाली जाने लगी क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं थी। तो फिर सवाल उठा कि उनकी काबिलियत क्या है कि वो देश की शिक्षा मंत्री बने। ये ऐसा मंत्रालय है जिसके पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें मौलाना आजाद, फखरुद्दीन अली अहमद, प्रोफेसर नूरुल हसन, केसी पंत, कर्ण सिंह, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, एमएम जोशी, एक लंबी फहरिस्त है बहुत सारे लोगों की जो उसमें शामिल हैं। खैर, स्मृति ईरानी के बहाने ये जरूर हुआ कि तमाम लोगों को फिर से ये याद दिलाया गया कि गांधी हो या टैगोर हो, के कामराज हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, इब्राहिम लिंकन हो, स्टीव जॉब्स हो या बिल गेट्स, इन लोगों के पास भी कोई बड़ी फॉर्मल डिग्री नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने इतना नाम कमाया। इसी बहाने डिग्री और शिक्षा के संवैधानिक एजेंडे पर एक बहस शुरू हुई है, जो सबसे अच्छी बात है। डिग्रियों ने शिक्षा के दायरे को कितना सीमित किया है, इस बारे में गांधी से लेकर टैगोर सब लिखते रहे। हम लेकिन एक ऐसे दौर में रह रहे हैं और ऐसे दौर के शिकार है जहां पर कि 96% से अगर कम नंबर आ जाते हैं तो दिल्ली जैसी जगह में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पसंद के कॉलेज में और पसंद का सब्जेक्ट आपको मिले ये मुश्किल है। लेकिन इसके बाद अगर आप इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जरूर बन सकते हैं। स्मृति ईरानी के मामले में एक दूसरा मुद्दा ये भी है, एक गलत हलफनामे का। 2004 में स्पष्ट उन्होंने लिखा था कि वो बीए पास हैं। उसके बाद जो हलफनामा आया उसमें उतना ही स्पष्ट लिखा गया कि वो बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 यानी पहला वर्ष ही उन्होंने किया है। सवाल ये भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन फिर क्यों सिर्फ स्मृति ईरानी को ही निशाना बनाया जा रहा है? उन्हीं की डिग्री पर सवाल क्यों उठे हैं? क्या वाकई मानव संसाधन मंत्री बनने के लिए खास काबिलियत की जरूरत है? तो फिर कपिल सिब्बल से लेकर पल्लम राजू के कार्यकाल का भी पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। क्या किया उन्होंने? क्या राज्यसभा में बोलने वाली स्मृति ईरानी वाकई आईआईएम और आईआईटी के निदेशकों और चांसलरों से बात नहीं कर पाएंगी, मानव संसाधन चला नहीं पाएंगी? या इसलिए ये मुद्दा है कि 21वीं सदी में शिक्षा मंत्री 12वीं पास कैसे हो सकती हैं? कहा जा रहा है कि मंत्रालय को कायदे से चलाने के लिए जरूरी नहीं कि मंत्री के पास भारी भरकम डिग्रियां हों। ज्यादातर लोग स्मृति ईरानी के साथ खड़े हैं, लेकिन इससे उन छात्रों को ये उम्मीद हरगिज नहीं रखनी चाहिए कि बड़े इम्तिहानों से में उन्हें डिग्री से आजादी मिलेगी। इम्तिहान से छुट्टी सिर्फ नेताओं को मिल रही है, लेकिन बड़ी बड़ी जो इम्तिहान है उसमें डिग्री से छुट्टी नहीं मिलेगी। इन सब सवालों के अलावा असल सवाल ये भी है कि सरकार दर सरकार हमारा शिक्षा का संवैधानिक एजेंडा क्या रहा है, किस दिशा में जा रही है और सरकार के पास शिक्षा का एजेंडा है क्या? हम आपको अपने तमाम पैनलिस्ट से सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा दें। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं उनमें हैं डॉक्टर JS राजपूत, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं NCERT के। हमारे साथ MM अंसारी हैं, जो मेंबर हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के। हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी हैं, फॉर्मर IPS, और मंगलेश नवराल जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं द पब्लिक एजेंडा के, बहुत बड़े लेखक और कवि हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। और इसके अलावा भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जी हरगोपाल, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। किरण बेदी जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपको हमने पिछले दिनों सुना लगातार कि स्मृति ईरानी की जब बात आई थी कि उनके पास डिग्री नहीं है, अजय माकन ने सवाल उठाया, उसके बाद मधु कीश्वर कहने लगी कि डिग्री नहीं है, 12th पास है और कैसे वो शिक्षा विभाग संभाल सकती है। तो एक सवाल ये भी उठा कि ये बहुत ही एक एलिटिस्ट अटैक है। वो तमाम लोग जो अपने को बहुत काबिल समझ रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं और डिग्री की कोई ऐसी जरूरत मानव संसाधन मंत्रालय को चलाने के लिए है नहीं। मैंने याद है, मैं ट्वीट किया था कि अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे थे, किसी स्पोर्ट्स के चैंपियन थे। आपने कहा था कि वो ओलंपियन तो थे नहीं। क्या वो ओलंपियन थे? जी। इवन स्टेट चैंपियन भी थे, कॉलेज चैंपियन भी थे, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बड़ी एक स्पेशलिटी है जी। तो वो मेरा नहीं ख्याल थे, लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री को बड़ी काबिलियत तरीके से चलाया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स गर्ल रह चुकी, तो मैंने देखा स्पोर्ट्स को बड़ी इज्जत दे रहे थे, लेकिन खुद जरूर चैंपियन नहीं थे, अगर मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर चैंपियन नहीं थे तो भी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को तो अच्छा चलाया। और ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स चैंपियन नहीं रह चुका और उसने अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह लीड किया, उसकी बड़ी तारीफ भी हुई, उन्होंने स्पोर्ट्स बिल भी बनाया, राइट? तो फिर वही क्यों प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं स्मृति के बारे में? लेकिन मैं एक एकेडमिक भी हूँ, मैं डिग्रीज की बड़ी कदर करती हूँ, मैं खुद PhD भी हूँ, मैं पढ़ती रही थ्रू आउट, ये अपनी अपनी रुचि होती है। लेकिन मैं पब्लिक लाइफ में ऐसे नहीं गई जो स्मृति चली गई। स्मृति ने अपना सारा समय पब्लिक सेवा में, पब्लिक फेस में दे दिया, वो सेल्फ एजुकेट होती गई। तो एक
कागजी डिग्री के बदले एक होती है अच्छी डिग्री, जो आप काबिलियत, एक होती है कागजी डिग्री। जो आप सेल्फ एजुकेशन की बात कर रही हैं मंगलेश डबराल जी, ये जो सेल्फ एजुकेशन है बहुत अहम है, और एक्सपोजर कितना है, आप अपने आप को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कितनी आप में चाह है पढ़ने और सीखने की, लेकिन पब्लिक लाइफ में वो सेल्फ एजुकेट करके आगे बढ़ सकी। इस सेल्फ एजुकेशन को हम दूसरे जो इम्तिहान है वहाँ तो ये लागू नहीं हो सकता, या ये जो एक अजीब सी बात है कि वहाँ डिग्री ज़रूरी होती है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, लेकिन आप मंत्री बन सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको झेल रहे हैं, वो ये सवाल उनके दिमाग में उठता होगा कि आप देश के ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर ऐसे पहुंच सकते हैं, पर हमारे लिए तो कोई चारा नहीं है जब तक कि आप फॉर्मल एजुकेशन में ना जाएं। जी देखिए, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल जो कैरियर है उसमें तो आपको डिग्री की आपको बहुत ज़रूरत है, आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर बनना है या आपको आईटी क्षेत्र में जाना है, तो इसके लिए आपको डिग्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस फील्ड का नॉलेज, आपको ज्ञान बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी जो पब्लिक लाइफ है उसमें मुझे लगता है डिग्रीज़ की कोई अहमियत इस मायने में नहीं है कि वहाँ आपके पास एक विज़न चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये डिग्री का नहीं है, बल्कि सवाल ज्ञान का है और विज़न का सवाल है, नॉलेज और विज़न। तो अगर आपके पास डिग्री हो या ना हो, ये बहस बिल्कुल बेकार है कि स्मृति ईरानी के पास डिग्री है या नहीं। उनको ये देखा जाना चाहिए उनके पास विज़न है या नहीं, जो कि अभी तक तो जाहिर नहीं हुआ है। उनके पास कोई विज़न है इस देश को लेकर के, इस देश की शिक्षा को लेकर के, ये जो शिक्षा के मसलों को लेकर कोई विज़न है ऐसा अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ। ये बात मैं डॉक्टर राजपूत से पूछना चाहती हूँ कि क्या विजन सिर्फ ज़रूरी है? जैसे कि मैं प्रोफेसर आंद्रे बेते का कोट भी पढ़ रही थी, बहुत जाने माने शिक्षाविद हैं, उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, डिग्री की बात को हम नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि शिक्षा मंत्री ऐसा हो जिसकी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत पकड़ हो, पर चूंकि ये विभाग ऐसा है इसमें अनुभव की ज़रूरत होती है और बिना अनुभव के यहाँ पे काम करना मुश्किल होगा। आप मानते हैं इस बात को? मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 5 वर्ष काम किया है, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर। जी। मेरा अनुभव ये बताता है कि डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो मंत्री मेरे समय रहे जी, उनमें ऐसे भी थे जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, और एक तो संभवतः हाई स्कूल भी नहीं थे, लेकिन उनके काम में कहीं फर्क नहीं पड़ा। आपने जो बात कही, किरण बेदी जी ने कही और डबराल जी ने कही, हमारी तो परंपरा में है, अध्ययन गुरु के साथ होता है, उसके बाद मनन, चिंतन और उपयोग, 3 चीजें तो बाद में होती। और जो भी एक बार अध्ययन की प्रक्रिया में आ जाता है, जो सीखने लगता है, कितना आगे बढ़ता है ये उस पर निर्भर करता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो स्वाध्याय से आगे बढ़ता। हर व्यक्ति, जो डिग्री तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जो स्वाध्याय करता रहता है, जीवन को देखता रहता है, उन अनुभवों को अपने उतारता है। हमें अपेक्षा करनी चाहिए, 2 चीज़ें हमें अपेक्षा में रखनी चाहिए कि इस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री बनाई गई है, वो किसने बनाई है? नरेंद्र मोदी ने बनाई है, और देश ने उन पर विश्वास किया, इसलिए हमें उनकी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से 6 महीने 10 महीने बाद वे स्वयं उसका संज्ञान लेंगे। दूसरी बात, हमें इस पर भी विश्वास करना चाहिए कि जब भी कोई विजन की बात आप कर रहे हैं, जब किसी बड़े देश के लिए विजन बनता है तो वो शायद अपवाद स्वरूप ही एक व्यक्ति बनाता है, बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत जगह से उसका विचार विमर्श होता है। ऊंची पढ़ाई से मान लीजिए कि मंत्री बनने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या ये आप मानेंगे अंसारी साहब कि जब आप हायर डिग्रीज में जाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो एक आपका दायरा सोचने समझने का बढ़ता है, या आपके आंकलन या विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है? डिग्री का अपने आप में कोई तो फायदा होता होगा, वरना क्यों डिग्री हासिल कोई? बिल्कुल, डिग्री का बहुत फायदा है, और खास करके इस सिलसिले में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये एक प्राइम मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है कि वो किसको अपना मिनिस्टर बनाते हैं और किस लेवल पे रखते हैं। और ये पहले भी हुआ है कि कोई तालमेल नहीं रहा है, चाहे वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी मिनिस्टर का हो या उसकी मिनिस्ट्री का हो। तो अगर आप एनालिसिस करें तो पहले ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे जहाँ पे कि मिनिस्टर्स की प्रोफेशनल या सोशल जो बैकग्राउंड है, उनकी जो मिनिस्ट्री जिम्मेदारियाँ हैं उससे काफ़ी तालमेल नहीं खाती। तो ये पहला केस नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहूँगा वो ये, जो आपने रेज़ किया कि क्वालिफिकेशंस की क्या अहमियत है, तो ये हमने देखा है कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट हो, या इवन हमारे समाज में भी डिग्रीज़ की बड़ी वैल्यू है। अगर वो कहीं नौकरी भी नहीं करता, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो MA MSc हैं, BA BSc हैं, तो जाहिर है कि उसका एक सोशल वैल्यू तो है डिग्री की अपने आप में, और उसकी अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये MHRD के कॉन्टेक्स्ट में और ये मिसेज ईरानी के केस में जो बात रेज हुई है और हो रही है, वो ये
कि इनको सिर्फ एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन ही या सेकेंडरी एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों का ही नहीं डील करना है, बल्कि हायर एजुकेशन रिसर्च और सीनियर एकेडमिक्स और उससे बहुत सारी रिलेटेड इश्यूज़ को डील करना है। इसलिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये हमारी लोअर लेवल इंस्टीट्यूशंस को भी ओवरसी करती हैं, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, और इसके साथ साथ रिसर्च पे उनका काफ़ी फोकस होता है। तो इनको काफ़ी उन सीनियर एकेडमिक से और रिसर्चर से डील करना तो होगा। इसके लिए और उनकी मदद के लिए और लोग भी जी, तो होंगे और होंगे, लेकिन एक मिनिस्टर जैसा कि आपने बताया कि अगर उनका अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। मैं वापस आपके पास मैं ये आऊंगी। कहना मैं चाहता था प्रोफेसर कि हरगोपाल को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। हमारे साथ ठीक हैदराबाद से जुड़े हैं प्रोफेसर हरगोपाल। प्रोफेसर हरगोपाल, आपका इस पर क्या सोचना है? जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, आप सुन रहे हैं, एक तो ये कि डिग्री की वाकई क्या अहमियत है, दूसरी कि अगर मंत्री के पास वैसी डिग्री नहीं है और उनकी मदद के लिए जो तमाम ब्यूरोक्रेसी है, तो वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएंगी। और एक इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि डिग्री का महत्व अगर है, तो जो तमाम हमारे देश में इतने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, हम देखते हैं कि जो सेल्फ एजुकेशन की बात हुई थी वो नहीं रहा। डिग्री आपने हासिल की, पर वाकई आप कितने एजुकेटेड हैं हमने ऐसा भी देखा, माफ़ कीजिएगा ये कहने के लिए, कि पर ऐसे ऐसी जगह से लोग ग्रेजुएट होते हैं कि ये सोचना, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से ये ग्रेजुएट हुए हैं। तो ये भी अपने आप में सच्चाई है कि डिग्री जो है वो किस तरह से इरोड होती चली गई है, उसका जो वैल्यू है। तो हमारे विचार ये है कि ये स्मृति ईरानी के बारे में जो चर्चा ये 2-3 दिन से चल रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आते कि क्यों ये एक मिनिस्टर को सिंगल आउट करके इतना बड़ा चर्चा देश में चल रहे। दूसरा मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशंस है और दूसरा मिनिस्टर से कितना उनका जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं उसको कितना समझते हैं, उसके बारे में उन लोगों को कितना अनुभव है या अवगहन है, हमारे को तो पता नहीं है। तो इसीलिए ये एक एजुकेशन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते ही ये स्मृति ईरानी का जो कंट्रोवर्सी चल रहा, मेरे ख्याल से जो है पब्लिक लाइफ में, डेमोक्रेसी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं। काफ़ी लोग जो है वो अनुभव, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, उनका जो अप्रोच है। अब एजुकेशन मिनिस्टर तो एजुकेशन नहीं चलाते हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं चलाते, यूजीसी नहीं चलाते। क्या ये मिनिस्टर जो है, जो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं, अगर ये मिनिस्टर अच्छा लोगों को, जो लोग जो है इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं, क्या इन लोग जो है उनका जो स्वतंत्र है, उन लोगों का जो वो रेस्पेक्ट करती हैं, ये यूजीसी चेयरमैन होने दीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो है, जब उनको सेलेक्ट करते हैं। अब इससे पहले तो जब इवन अर्जुन सिंह जब मिनिस्टर थे, एक जॉइंट सेक्रेटरी पूरा मिनिस्ट्री चलाया, जो दिल में आया उन लोगों को वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया। अब अर्जुन सिंह इतना अनुभव रह के भी कुछ नहीं कर सके, और कपिल सिब्बाल जो है तो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का विध्वंस कर दिया है। वो तो एक डेस्पॉट को वाइस चांसलर डाल दिए हैं, वो आके पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरा डैमेज कर दिया। 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम रखे हैं कि ये मिनिस्टर जो क्वालिफाइड थे, एक मिनिस्टर बहुत अनुभव था और एक मिनिस्टर तो काफी वो लॉयर था, मगर लॉयर बन के भी इतना वो का मिनिस्ट्री जब दिए गए हैं, वो वाइस चांसलर से बात करना एरोगेंट, किसी से बात नहीं करना, जो वो बोले हैं वही बात तो सुन लेना। वो ऑल इंडिया वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में 2 बार अटेंड करा, 2 बार, एक बार अर्जुन सिंह आए हैं, दूसरे बार तो कपिल सिब्बल है। जो क्या बात करे, वो हायर एजुकेशन का पर्सपेक्टिव नहीं था, हायर एजुकेशन का डायरेक्शन नहीं था। वो 400 वाइस चांसलर को एड्रेस कर रहे थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो 4 डिग्री प्रोग्राम, सेमेस्टर सिस्टम, जेएनयू में फॉरेन कोलैबोरेशन, बस ये 2 ही बात करे हैं कि पूरा शिक्षा का विधान क्या रहना चाहिए। आप इशारा कर रहे हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे मंत्री थे उन्होंने भी क्या कर लिया, मैं वहीं पे इस चर्चा को लाना चाहती हूँ कि चाहे वो कपिल सिब्बल हो, जो आपने अर्जुन सिंह की बात की, 2009 का जो शिक्षा अधिकार जो था उसका आपके मंच ने हमेशा विरोध किया है और उसमें कई खामियां हैं। इस बहाने क्या उस एजुकेशन सिस्टम पे या उस वो जो कानून जो कपिल सिब्बल के दौर में आया उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर आप लाइट डालना चाहते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं क्या? जिस तरह से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की, सरकारी स्कूल को सिस्टमैटिकली खत्म किया गया उसके तहत, वो क्योंकि 25% रिजर्वेशन दे दिया गया सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए, और इससे जो सरकारी स्कूल पे फोकस था वो तो और भी बिल्कुल हट गया है। हाँ, तो ये सवाल हम ये सोचना तो ये गंभीर का सवाल है कि जो कपिल सिब्बल जी का जो पीरियड था,
जब वो डिसीशंस लिए हैं कि स्कूल एजुकेशन होने दीजिए, प्राइवेटाइजेशन होने दीजिए, बाजारीकरण होने दीजिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया, ये शिक्षा का विधान हो सकता है? एक डेवलपिंग कंट्री में जो शिक्षा का विधान इतना 120 करोड़ लोगों को जो पालन करना है, इतना लोग अभी गरीब है, अभी भी देश में काफ़ी इलिटरेसी है, अभी भी काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये समझने के लिए कपिल सिब्बल का ये क्वालिफिकेशन, ये जरूरत नहीं है कि स्मृति ईरानी ये भी समझ सकती हैं कि वो एक माँ के जैसा एक औरत का, मेरे ख्याल से हमारा इंडिपेंडेंस होने के बाद पहले बार एक औरत जो है वो मिनिस्टर बन गए हैं। ये हर एक बच्चा स्कूल जाना, हर एक बच्चा को समान विद्या मिले, हर एक बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये समझने के लिए जो है उनको क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। कि मेरे ख्याल से वो तो इतना तो समझ सकती है मेरे ख्याल से, मगर ये होना चाहिए कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या अप्रोच रहेगा, कि डेमोक्रेटिक अप्रोच रहेगा, वाइस चांसलर के साथ रह के उन लोग अगर जब बात करें तो उनको सुनते हैं, उनका एडवाइस लेते हैं, वो ओपननेस है, या लाइक कपिल सिब्बल जो है वाइस चांसलर तो उनके बात ही सुना, इनके बात तो कभी सुना ही नहीं उन लोगों का। एक और बिंदु पे जो कि इस जो 2009 की शिक्षा नीति है उसमें ही कहा गया था कि जीडीपी का सिर्फ 3.5% है अभी भी जो शिक्षा पर हम खर्च करते हैं, और ये लगातार घटता चला गया है। और ऐसे में और जो सरकारी स्कूल्स हैं डॉक्टर बेदी वो लगातार बंद होते जा रहे हैं। मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि मुंबई में म्यूनिसिपल स्कूल्स, कई सैकड़ों म्यूनिसिपल स्कूल्स, आप जानते होंगे ये खबर, तो ऑक्शन हो रहे हैं, उसको अब निजी लोग खरीदेंगे, उसको जैसा बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके लिए संविधान के तहत शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी कहाँ गायब हो गई है? जवाबदेही भी नहीं है कोई भी तरह की। आपने प्राइवेटाइजेशन इतना जो खुल के कर दिया है, और जिसके पास पैसे हैं वही शिक्षा हासिल कर सकता है, बाकी लोग कहाँ जाएं? सरकारी स्कूलों का स्तर तो लगातार गिरता जा रहा है। मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते एक्सपीरियंस नहीं बता रही, मैं एक अपनी स्वयंसेवी संस्था नवज्योति इंडिया फाउंडेशन चलाती हूँ, जिसमें हजारों बच्चों के झुग्गी झोंपड़ी के स्कूलों को बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं शिक्षा के बारे क्यों जिक्र करूँ। पिछले 26 साल से मैं झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज की हालात में आपको बता दूं कि क्या असलियत ये है। एनरोलमेंट जरूर बढ़ गई है, एनरोलमेंट बढ़ गई है, लेकिन रिटेंशन बहुत कमजोर है, ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, फेलियर रेट बहुत हाई है। आप पास करते जा रहे हैं, एग्जाम कुछ नहीं हो रहा। उन 9th स्टैंडर्ड तक कोई इम्तिहान नहीं, दैट मीन्स 9th के बाद 10th में हार्डली 4% बच्चे पास होते हैं। सो आपका एक्चुअली ड्रॉप आउट रेट 96% है। ये मेरा नहीं है, ये प्रथम की स्टडीज भी बता रही। मैं समझती हूँ स्मृति ईरानी के पास पहली चुनौती है राइट टू एजुकेशन एक्ट को दोबारा रिविजिट करना। हमारे पास सिर्फ एनरोलमेंट इस वक्त, ना स्किल है ना संस्कार है। हमारी सारी एजुकेशन इज ओनली एनरोलमेंट, नाइदर स्किल नॉर संस्कार। हमारी संस्था 3S चलाती है, शिक्षा, स्किल्स और संस्कार। मैं समझती हूँ स्मृति के पास सबसे बड़ी चुनौती है अधूरेपन, इस अधूरेपन। और स्किल्स जो है, स्किल एजुकेशन अब पहली बारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ गई। जी अंसारी साहब, आपको लग रहा है कि सरकार के पास जो बीजेपी का एजेंडा था उसको अगर आप देखें उसके हिसाब से आपको लगता है कि इस सरकार के पास एजुकेशन का कोई एजेंडा है, संवैधानिक एजेंडा? क्योंकि जितने भी शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हरगोपाल इस बात से अग्री करेंगे क्योंकि उनका जो मंच है उसने लगातार क्रिटिक किया है कि यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, लगातार किस तरह से शिक्षा गिरती गई है, और एक प्लान के तहत उसका बाजारीकरण किया गया है, और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके ढांचे को इतना कमजोर किया गया है कि आप प्राइवेट स्कूल पर ही डिपेंडेंट हो। नर्सरी से ही हम देख रहे हैं, नर्सरी से ही शुरू हो जाता है तमाशा। तो इनका क्या एजेंडा होना चाहिए, या आपको दिखता है इनका एजेंडा? ये जाहिर है कि इस गवर्नमेंट के एजेंडा पे है कि गवर्नेंस को सुधारना है, और गवर्नेंस का मतलब ये है कि स्कूल लेवल की गवर्नेंस वहाँ भी सुधार ले आना है। लेकिन स्कूल के कंटेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, या अगर इंक्लूडिंग जो टीचर्स या फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादातर जगहों पे बिल्कुल ये मिसिंग है, टीचर्स नहीं हैं या टीचर एब्सेंटिज्म है। हमारे यहाँ साल में 3 दफ़ा
3 तरह के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, असेंबली के हों, लोकल पंचायत के। तमाम स्कूल्स और टीचर्स जो हैं वो उसमें पूरे शामिल रहते हैं। हमारे सेंसस होते हैं उसमें ये लोग शामिल होते हैं, और ये तमाम टीचर्स किसी न किसी तरह से MLAs और MPs या और जो लीडर्स हैं उनके साथ एफिलिएशन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इनके खिलाफ किसी भी तरह के अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, और जिसकी वजह से ये हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल एजुकेशन जो है वो पूरा तहस नहस हो गया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा भी है कि सर्व शिक्षा अभियान को रिव्यू करेंगे और इसको रिवाइटलाइज किया। अभियान की स्थिति अभी है क्या? सर्व शिक्षा अभियान तो बिल्कुल खत्म होना था मेरे ख्याल से 31 मार्च 2010 का डेट था, लेकिन उसको तो इन लोगों ने बिल्कुल वो तो खत्म ही हो गया, कंप्लीट भी नहीं हुआ उसको तो नहीं, उसको उन्होंने खत्म नहीं किया है। दो एक बातें मैं कहूँ जी। हमारे यहाँ एक शिक्षा आयोग बना था 1964-66 में, कोठारी आयोग। उसके बाद कोई नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन नहीं बना। 1968 में शिक्षा नीति बनी, उसके बाद 1986 में बनी, और 1992 में उसको हमने दोबारा से देखा। इसके बाद कोई शिक्षा नीति नहीं बनी है। जो मंत्री आया उसने अपने मन से जो चाहा सो कर दिया। जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि CCE लागू होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो एक तमाशा बन गया, क्योंकि 12 लाख अध्यापक स्कूलों में है ही नहीं, 7.5 लाख शिक्षाकर्मी है जो जानते ही नहीं कि CCE क्या होता है। तो एक ऐसे तमाशे हमारे मंत्रियों ने खूब किए। और कपिल सिब्बल ने ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी वो तमाशा शुरू किया, जिससे कहा जा रहा है कि बाजारीकरण इतना बढ़ गया है और लगातार फीस बढ़ रही है इस नाम पे, जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं करते हैं। काफी डिग्रियां थी और सब विदेश की थी। हमारे यहाँ विदेश की डिग्रियों का वो विदेशी कॉलेजों को यहाँ लाना चाहते थे। इसलिए उनका जो सोच था उसमें गाँव का प्राइमरी स्कूल कहीं नहीं था। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, और मैंने 1962 से पढ़ाना शुरू किया था, सबसे बड़ी चुनौती है गांव के प्राइमरी स्कूल को सुचारू रूप से चलाना, उसकी साख को दोबारा वापस लाना। उस साख को मैंने 1960 तक देखा है, सरकारी स्कूल की बड़ी साख थी। वो काम अगर कोई पूरा कर सकता है तो ये सारा देश मानेगा। लेकिन दो चीजें और हैं जो स्मृति ईरानी के सामने, ये जो आपने जो गांव के प्राइमरी स्कूल की साख को लौटाने की बात की, उस पर मैं मंगेश डबराल जी की टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि आपको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, आपको इतने तमाम विदेशों में अवार्ड मिले, आप इतने अच्छे लेखक और कवि हैं, लेकिन जो आपने पढ़ाई अपनी की वो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल से ही शुरुआत की। अब के दौर में क्या ये आपको लगता है कि अपवाद होते हैं, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहेगा? क्या ये हालत बची है हमारे सरकारी एजुकेशन सिस्टम की? नहीं, स्कूलों का स्तर तो बहुत ख़राब हो चुका है, और मुझे लगता है कि निजीकरण जो है सबसे बड़ा रोग है जिसने हमारी स्कूली शिक्षा को चौपट किया है। हमारी सरकार जो है लगातार शिक्षा से अपने हाथ खींचती रही है, और वो निजी हाथों में, चाहे वो स्कूली स्तर हो या चाहे उच्चतम स्तर विश्वविद्यालय स्तर हो। तो ये जो निजीकरण का जो रोग है, जब तक ये नहीं रहेगा, तब तक शिक्षा का कुछ भला नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात है कि समान शिक्षा जो समान स्कूल, समान स्कूलों में विभाजन नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ स्कूलों में विभाजन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हमारे एयर कंडीशन स्कूल्स हैं जिनके एयर कंडीशन कमरे हैं, एयर कंडीशन बसें हैं, और दूसरी ओर हमारे यहाँ इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ बैठने के टाट पट्टी नहीं है, अध्यापक नहीं है, क्योंकि अध्यापक, जैसा कि अंसारी साहब ने बताया, अध्यापक दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि निजीकरण और समान शिक्षा का अभाव, ये दो हमारी शिक्षा के सबसे बड़े गुण हैं। और जब तक ये, मुझे लगता है जब मैं स्कूल जाता था, वो एक सरकारी स्कूल था, उस समय के स्कूल आज के स्कूल में बहुत अंतर है। आज अध्यापक नहीं है स्कूलों में, इतने वर्ष बीतने के बाद जो है टाट पट्टियाँ नहीं हैं, और तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ये भी है कि स्कूल का स्तर तो गिरा ही है, साथ साथ ये कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इतनी बड़ी है कि हर को लगता है कि हम अपनी तरफ से सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, हम प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पर जाएं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। जैसा हमने जिक्र किया था पहले कि मार्क्स के लिए 96% मार्क्स में भी आपको अच्छे कॉलेजेस में दाखिला पसंद के कॉलेजेस में नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। और जो प्राइवेट स्कूल्स में उसमें जो 25% रिजर्वेशन कर दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वहाँ तो वो गैर बराबरी को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है। उन बच्चों की हालत क्या है, आपको क्या लगता है? ये जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो बहुत उपेक्षित है। आप, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि इस देश में केवल 30% बच्चों को अच्छे स्कूल में प्रवेश मिलता है, जहां शिक्षा एक स्वीकार्य स्तर की हो सकती है। जो पास कर पाते हैं, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। क्यों सरकारी स्कूलों में 5-6% से ज़्यादा का लर्निंग लेवल कमज़ोर होता है।
कुछ यहाँ होगा 20-25 और वो जो 30 साल प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कितने % के दूसरी बात है, पॉपुलेशन को केटर कर अब रहे हमें हैं? कौन चाहता है? हमें समाधान ढूंढने चाहिए। ये यहाँ जो लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, समाधान क्या है? समाधान है सरकार पर ये दबाव डालना कि सरकारी स्कूल ठीक करो। हर MP MLA को कहना चाहिए कि 2 साल में मेरे यहाँ के सारे प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल मैं ठीक करूंगा, अन्यथा मैं हड़ताल करूंगा। जब ऐसा एक वातावरण देश में बनेगा और सरकारी स्कूल ऊपर उठेगा तो ये जो दौड़ है प्राइवेट स्कूल की कम होगी। और सबसे बड़ी चुनौती जो होती है किसी भी मंत्री के सामने और स्कूलों में सबसे ज्यादा है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर हमारी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आप स्कूल में अध्यापक बना दीजिए, वो कहता है कि इतने दिन तो मुझे चुनाव में जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा, मैं नहीं जाता। स्कूलों में जो अध्यापक है प्रॉक्सी सरकारी स्कूलों में, अध्यापकों की उनके डिग्री के लिए भी कुछ एक बाध्यता है ना कि आप पढ़ाने आएंगे तो क्या डिग्री? कितने कितने टीचर्स ऐसे होते हैं इनके खुद के पास डिग्री नहीं है, वो गांव के स्कूलों में वो वहाँ पे मास्टर हैं, वो पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपॉइंट होते हैं इधर उधर से और उसके बाद थोड़े दिन बाद वो हड़ताल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर्स रख रहे हैं, शिक्षा कर्मी 8,000 रुपए मिलते हैं। 4-6 साल बाद वो हड़ताल करते हैं, फिर वो रेगुलर हो जाते हैं। आज भी आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में सबको रेगुलर किया जा रहा है जो प्रशिक्षित नहीं है। कोई भी विकसित देश की अगर हम मिसाल लें तो चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो कोई भी एक प्राइवेट स्कूल के ढांचे पर विकसित नहीं हुआ है। वहां पर ज्यादा समानता है किरण बेदी जी प्राइमरी स्कूल के लेवल पे कि सबको बराबर एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है। तो हम जो हैं विकसित और इतने ताकतवर होने का दावा कर रहे हैं और विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्राइवेट स्कूल के ढांचे के आधार पर क्या ये मुमकिन है जब आपका एक बड़ा समूह का हिस्सा शामिल ही नहीं है इस ग्रोथ में आपके? मैं कहूंगी शुक्र करो आपके पास प्राइवेट स्कूल भी हैं, शुक्र करो। अगर वो भी नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं होता। मैं समझती हूँ जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी जगह, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है जैसे आपने कहा हम उसका स्तर बढ़ाएं। लेकिन ये समझो कि जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते। वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो म्युनिसिपल लेवल पे आते हैं, फिर वो स्टेट लेवल पे आते हैं। कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं जो स्मृति के पास आएंगी, लेकिन प्राइमरी जो है वो कॉर्पोरेट लेवल है, कॉर्पोरेशन स्कूल्स हैं। उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेवारी बनानी कि अपने अपने कॉर्पोरेट के स्कूल को ठीक चलाओ। सिमिलरली स्टेट को कि अपने प्राइमरी स्कूल्स ठीक चलाओ। कई स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई स्टेट कॉलेजेस हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो हमको अब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लानी पड़ेगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक तो हमारे पास शुक्र करो मैंने जब शब्द कहा प्राइवेट स्कूल है, इंडिया इज शॉर्ट ऑफ 1 मिलियन स्कूल्स। 1 मिलियन स्कूल्स की और जरूरत है। तो अगर आप प्राइवेट को भी तोड़ दोगे और सरकार को और नहीं चलाओगे तो फिर तो आप अनपढ़ता फैला दोगे। प्रोफेसर हरगोपाल, हम एक ब्रेक लेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक टिप्पणी चाहती हूँ उस पर जो कि डॉक्टर किरण बेदी कह रही थी, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? और ये कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा का जो बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है उसका एक समाधान है कि प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट स्कूल ज्यादा हो, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत तो हम सुधार नहीं पा रहे हैं? ये बात जो है तो हमारा देश में जो है, मैं तो एक गांव में हाई स्कूल में पढ़ा। मेरा गांव तो बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट में है और वो गांव में पढ़ के जो है हम ये सिस्टम में सर्वाइव हो सके हैं। हम तो काफ़ी पैसे वाले नहीं हैं, हम एक फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड है। अब हमारा स्कूल जो है जब हमारे गांव में चल रहा था कि बड़े आदमी और लैंडलॉर्ड का बच्चा, अपर कास्ट का बच्चा, गरीब बच्चा, सब लोग एक ही स्कूल जाते थे। पूरा गांव को जो है स्कूल के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर स्कूल में कोई टीचर नहीं रहा तो पूरा गांव वाले जो है वो अपर कास्ट वाले होने दीजिए, ब्राह्मण्स होने दीजिए, जो बोले कि अब भाई स्कूल में एक टीचर नहीं है, बच्चे कैसा पढ़ेंगे। अब जब प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं, जो धनवान के बच्चे हैं, अपर कास्ट के बच्चे हैं, जो पैसे वाले हैं, ये सब इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। और हमारे गांव के जो बच्चे हैं, पूरा गरीब बच्चे जो है, दलित बच्चे, ये बच्चे जो सब ये गवर्नमेंट स्कूल भेज रहे। कोई अब उन लोगों का पेरेंट जो है इलिटरेट है, उनको तो काफ़ी पढ़े लिखे सो नहीं है। अब स्कूल कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उन लोगों को तो पता ही नहीं है। अब ऐसा जब आप 2 सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम बनाए हैं, ये ड्यूअल सिस्टम से क्या हुआ कि पूरा सरकारी स्कूल जो है उसका पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है। अब गवर्नमेंट जो है एक तपस मुजमदार कमेटी को लगाए हैं और वो कमेटी ये देखे हैं कि ऑल स्कूल्स, भारत में कितने स्कूल्स है, ये सब सेंट्रल स्कूल लेवल को लाने के लिए उन लोग ये कहे हैं कि 1,70,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू स्पेंड इन द प्लान पीरियड। अब प्लानिंग कमीशन वाले वो सब लोग बैठ के उसको तो 30 करोड़ से दिए हैं। क्यों भाई?
आप कॉमनवेल्थ गेम पे 2 लाख करोड़ करे, 2G स्कैम में तो 1 लाख पैसे खा लिए। आप 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट स्कूल पे खर्च नहीं कर सकते। ये प्राइवेट स्कूल जब तक रहेगा, गवर्नमेंट स्कूल्स, इसीलिए हम कह रहे कि सब बच्चों का सब शिक्षा एक समान, सबका शिक्षा एक समान मांग रहा है हिंदुस्तान। ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, हम ये पूरा पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि ऑल स्कूल शुड बी इन द गवर्नमेंट, they should be common school through neighborhood school like American system or Scandinavian countries, and every child in this country should have quality education. जो आपने ये बात कही उस पर हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे ख्याल से बहुत अहम है कि समान शिक्षा सभी बच्चों के लिए, और कम से कम प्राइमरी लेवल पे हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा वो उसकी जगह अलग है, लेकिन एक स्तर तक कम से कम बराबरी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि सब बच्चों को समान शिक्षा मिले। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो शायद इस भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जबकि हमने विकसित देश जैसे अमेरिका में देखा है कि नेबरहुड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है और बहुत कामयाबी से चल रहा है। यहाँ पर मुश्किल जो है नर्सरी के दाखिले से ही शुरू हो जाती है, असमानता वहीं से शुरू हो जाती है। इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे हम लोग में, उसके बाद वापस लौटेंगे और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं जनता का जो एक हिस्सा है उसके सवाल भी इसके बाद।